हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जूलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत जो है पेपर 1 में यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। और आपने अगर यूनिट 1 के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ लिया है जिसको जर्नल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, अगर वो टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो उसके आगे आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और उनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं उनका जो इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस प्रकार से वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो उन चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सभी बच्चे कागज कलम ले लें ताकि उनके नोट्स प्रॉपर बन जाएं, ताकि उनको एग्जाम के टाइम पर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो मैं समझता हूं कि आप सभी ने जो भी क्लासेस चल रही हैं उनके प्रॉपर नोट्स आप बना ही रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बात करते हैं आप देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है। आज हम लोग उसके क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ की बात करेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, किस तरह से किया गया है, ये बात हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए, बताया गया है कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, जिसको कहते हैं चलने वाले या चलाने वाले अंग जो होते हैं, के आधार पर किया जाता है। अर्थात जिस ऑर्गन की सहायता से फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसी के आधार पर इन्हें 4 मुख्य क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं या जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं, उनको उनमें पाए जाने वाले जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जो उनको चलने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, उनके आधार पर उनको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ को कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस के बारे में हम लोगों को मुख्य तौर पर यहां पर पढ़ना है बच्चा। 4 क्लासेस को मुख्य तौर पर पढ़ना है। पहली क्लास जो है बेटा सार्कोडिना, जिसको हम लोग राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं, उसको पढ़ना है। मास्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा को पढ़ना है बेटा, सेकेंड क्लास है आपकी। तीसरी जो क्लास है उसका नाम है सीलियोफोरा या सीलियाटा, इसको पढ़ना है। और चौथी जो क्लास है स्पोरोजोआ या एपिको प्लेक्सा, इसको भी हमको पढ़ना है। तो इन 4 क्लासेस को हमको आज बात करनी है, डिस्कस करना है। ध्यान रखिए कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके बेस पर किया गया है, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, जो गमन कराने वाले, चलने में हेल्प करने वाले जो अंग होते हैं उनके आधार पर किया गया है। तो ये क्राइटेरिया याद रखिएगा कि लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। आगे देखिए, बात करते हैं। बताया गया है कि पहला जो टाइप है सार्कोडिना, जिसको हम लोग राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं, इसमें बताया गया है कि इस क्लास के जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म स्यूडोपोडिया की सहायता से चलते हैं। यानी कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, चलने या चलाने में हेल्प करने वाला जो ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, स्यूडोपोडिया। नाम याद रखिएगा, इसको हिंदी में कूटपाद कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। शरीर का आकार फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि सार्कोडिना नाम का जो क्लास है उसमें जो मेंबर्स हैं उनका जो बॉडी होता है, उनका आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। तो उनका आकार जो है जब स्थिर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कई जगह पर वो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाता और घटाता रहता है।
यहां पर देखिए अगला पॉइंट बताया गया है कि मूवमेंट तथा फूड ग्रहण करने का कार्य स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। यानी कि स्यूडोपोडिया सिर्फ उसको लोकोमोशन कराने तक सीमित नहीं है, भोजन को पकड़ने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिशन नॉर्मली होलोजोइक होता है, यानी कि इनमें जो सार्कोडिना नाम का जो क्लास है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन किया जाता है। यानी कि इसमें जटिल पदार्थों को और लिक्विड मटेरियल्स का जो एब्जॉर्प्शन के जो पोषण किया जाता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कह देते हैं। और इनमें जो बेटा रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, जो कि बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अब ध्यान रखिएगा, फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सार्कोडिना के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा गया है, अलैंगिक जनन देखा जाता है, जो कि बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा होता है। नाम याद रखिएगा, बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बच्चा दिए गए हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं? तो एग्जांपल है अमीबा, यानी कि अमीबा कह सकते हैं मुख्य तौर पर उसकी कई सारी स्पीसीज हैं, जैसे अमीबा प्रोटियस है, अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है। तो मुख्य तौर पर हमको अमीबा को पढ़ना है और उसकी कई सारी जो स्पीसीज हैं उसको मुख्य तौर पर हमको पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कई सारे ईयर्स में पूछे गए हैं। दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं। दूसरी क्लास का नाम है मास्टिगोफोरा या फ्लेजिलेटा या फ्लेजिलाटा। इसका एक नाम और भी है जिसको जू फ्लेजिलेटा कहते हैं। अगर आप किसी पुरानी बुक को पढ़ेंगे, अगर आप लगभग 10 साल पुरानी किसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जू फ्लेजिलेटा। लेकिन मॉडर्न समय में जो बुक्स आ रही हैं उनमें आपको मास्टिगोफोरा नाम लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए बताया गया यहां पर, इस क्लास के जीव फ्लेजिला यानी कि कसाबिका की सहायता से गति करते हैं। यानी कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो चलने में हेल्प करने वाला ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? फ्लेजिला होता है। फ्लेजिला को हिंदी में कसाबिका कहते हैं। और यहां पर क्या होता है? शरीर का आकार नॉर्मली फिक्स्ड होता है, यानी कि यहां पर जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, यानी कि उसकी बाउंड्रीज कम या ज्यादा नहीं होती हैं, फिक्स्ड रहती हैं। एक या अधिक फ्लेजिला उपस्थित होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये मास्टिगोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो फ्लेजिला की संख्या होती है वो एक या कई हो सकती है, यानी कि फ्लेजिला कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई फ्लेजिला प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कुछ जीव फ्री लिविंग तथा कुछ पैरासिटिक होते हैं, यानी कि मास्टिगोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग स्टेज में अपनी लाइफ को चलाते हैं, स्वतंत्र जीवन जीने में वो बिलीव करते हैं, स्वतंत्र जीवन जीते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में जीते हैं, परजीवी के फॉर्म में जीते हैं। परजीवी का सीधा सा मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग बॉडी में जाकर के उसके ऊपर अपने जीवन को चलाता है, जीवन यानी कि लाइफ साइकिल को चलाता है, उसको पैरासिटिक कह देते हैं, परजीवी कह देते हैं। आगे देखिए, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है बच्चा वो कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, सोपोसी होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, परपोसी होता है, यानी कि इसमें दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिल जाता है। यानी कि बेटा क्या बताया गया है कि इसमें जो मास्टिगोफोरा के मेंबर्स होते हैं उसमें ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन भी देखने को मिल जाता है और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि परपोसी, किसी दूसरे के ऊपर निर्भरता जो होती है उसी को कह देते हैं हेटेरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? स्वयं से भोजन बनाने की भी कैपेबिलिटीज होती हैं और ये निर्भरता भी डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे मेंबर के ऊपर भी रह करके अपना जीवन चलाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी नेचर इनके अंदर होता है और हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी
एज अ न्यूट्रिशन के लेवल पर देखने को मिल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बच्चा दिए गए हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? पहला एग्जाम्पल दिया गया है एवग्लिना है, ट्राइपेनोसोमा है और जियार्डिया है। इनको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इनकी बात करेंगे। काफी कुछ नुकसानदायक भी स्पीशीज यहाँ पर होंगी इनकी, जो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं। बातचीत होगी, डिटेल में बात करेंगे। आगे देख लेते हैं तीसरी जो क्लास है जिसको सीलियोफोरा या सीलियाटा कहते हैं। तो तीसरी क्लास में देखते हैं क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन। इस क्लास में के जीव सीलिया यानी कि रोमाव की सहायता से गति करते हैं। यानी कि सीलियोफोरा जो क्लास है उसके जो मेंबर्स होते हैं बच्चा, उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? सीलिया होता है। ध्यान रखिए, हर एक क्लास में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो अलग प्रकार का है, उसका नेचर बिहेवियर अलग है। तो यहां पर जो सीलियोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है या सीलियाटा क्लास में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? सीलिया है। शरीर पर इनफाइनाइट छोटे छोटे सीलिया होते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या होती है वो बहुत बड़े अमाउंट में होती है। सीलिया क्या होते हैं? जिस सीलियोफोरा के मेंबर्स पर पाए जाते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये चारों तरफ से सीलियोफोरा के मेंबर्स को कवर्ड कर लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है बच्चा, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए क्या करते हैं ये सीलिया, गति तथा भोजन ग्रहण दोनों में सहायता करते हैं। यानी कि सिर्फ ये मूवमेंट कराने तक सीमित नहीं है, ये क्या करते हैं? फूड को ग्रहण कराने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि सिर्फ मूवमेंट तक इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, भोजन को ग्रहण कराने के लिए, अंदर ले जाने के लिए भी ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं। इनमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यानी कि सीलियोफोरा के मेंबर्स में बच्चा दो प्रकार के न्यूक्लियस केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम लिखा हुआ है बच्चा, ध्यान रखिएगा। मैक्रो न्यूक्लियस हो सकता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा न्यूक्लियस हो सकता है, और माइक्रो का मतलब होता है बच्चा कि छोटा न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है। और उनके फंक्शंस भी अलग अलग तरह से होते हैं, जो कि हम लोग जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन द्वारा भी होता है। यानी कि सीलियोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जन्म जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा, जिसको हिंदी में संयुग्मन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है पैरामीशियम है, और पैरामीशियम को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। इसमें किस तरह से इसका नेचर होता है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 5th सेमेस्टर में पहली यूनिट का जो ये टॉपिक है बहुत ही रिलायबल है, जिसको पैरामीशियम के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए बात करेंगे, अगली जो यूनिट है, सॉरी क्लास है जो आपके, अगली जो क्लास है उसका नाम है स्पोरोजोआ। इसको हम लोग एपिक्सोप्लेक्सा कहते हैं। इसमें देखिए क्या कैरेक्टर्स हैं। इस क्लास के सभी जीव पैरासिटिक यानी कि परजीवी होते हैं। यानी कि जो स्पोरोजोआ के मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके अपना जीवन चलाते हैं, पैरासिटिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट बताया गया यहां पर, एडल्ट स्टेज में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। यानी कि इनमें एडल्ट जब होते हैं, ये वयस्क जब होते हैं, तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। लाइफ साइकिल जटिल होती है, इनकी जो जीवन चक्र होता है कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, जटिल प्रकार का होता है। और एक खास बात है बच्चों, जिसके कारण इसका नाम स्पोरोजोआ पड़ा है, क्योंकि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है।
नाम याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं प्लाज्मोडियम और टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपसे कभी भी बात की जाए कि फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और जो चारों क्लासेस हैं उनको डिवाइड करने का जो बेस है वो क्या है, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन बच्चों, ठीक है ना। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। अब देखिए ये टॉपिक इकोनॉमिक वर्ड जो यहां पर लिखा हुआ है, इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। अगर आपसे कभी ये डायरेक्टली पूछा जाए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, तो आप वही लिखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ में लिखना है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ में आप वही लिखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ में लिखना है, इसलिए ये वर्ड जोड़ दिया गया है। बाकी ये टॉपिक आप सिर्फ ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है ना। और उसका जो इंपॉर्टेंस है बेटा, देख लेते हैं कैसा होता है। प्रोटोजोआ माइक्रो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक जीव है, आप सभी को पता है। ये प्रकृति में कॉम्प्रिहेंसिव रूप में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोन मानव व अन्य जीवों के लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल इंपॉर्टेंस के होते हैं। इसलिए इन्हें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को या इसकी इंपॉर्टेंस को 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसका बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे और इसका हार्मफुल इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे कि हानिकारक किस तरीके से है, और अगर हानिकारक है तो उसकी इंपॉर्टेंस तो कैसे हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट है तो एज अ कॉन्सेप्ट हमको तो पढ़ना ही है। देख लेते हैं क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस की, कि जो लाभदायक तरीके से ये प्रोटोजोन्स वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चा, पहला बात यहां पर बताया गया है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोटोजोआ छोटे जलीय जीवों, फिशेस के लार्वा तथा जू प्लैंक्टॉन्स का भोजन बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम है, यूग्लिना है। यानी कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, वहां पर ये जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये एज अ फूड मटेरियल की फॉर्म में यूज किए जाते हैं अन्य एनिमल्स के द्वारा। यानी कि जू प्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स का मतलब क्या होता है, छोटी जो मछलियां होती हैं वो भी प्रोटोजोन्स को, पैरामीशियम को, यूग्लिना को अपने भोजन का सोर्स बना सकती हैं। या जो फिशेस के लार्वास होते हैं वो भी इनको भोजन के रूप में खाते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये भोजन का सोर्स हो सकते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट बताया गया है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया तथा डेड ऑर्गेनिक मैटर्स का अपघटन कर पोषक तत्वों को पुनः पर्यावरण में उपलब्ध कराते हैं। इससे सॉइल की फर्टाइल तथा वाटर की क्वालिटी बनी रहती है। अतः ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। अब ये देखिए बच्चा, क्या बताया गया है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, बैक्टीरियाज को और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में, उसका अपघटन करने में, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। जिसके क्या होता है कि उस बैक्टीरिया में या उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, तो वो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो सॉइल में पहुंचते हैं, किसकी एक्टिविटी के द्वारा, किसके सक्रिय होने पर, प्रोटोजोन्स के सक्रिय होने पर। और इसके कारण होता क्या है कि जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी होती है, जो उसकी उर्वरक क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वाटर की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। और इससे क्या होता है कि जब वो रिसाइकलिंग में डायरेक्टली भाग ले लेता है, यानी कि जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ता है तो वो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी आ जाते हैं, तो उनकी रिसाइकलिंग में भी ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, हेल्प करता है।
तो मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की खास वर्ड बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। अगला पॉइंट बताया गया है बच्चा, अगला पॉइंट कह रहा है कि कई प्रोटोजोआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बैक्टीरिया को खाकर वाटर को प्योर करने में सहायता करते हैं, इससे पॉल्यूशन कम होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पर अपशिष्ट पदार्थों को ट्रीट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको उनको अलग करके प्यूरिफाई किया जाता है मटेरियल्स को, वहां पर जो प्रोटोजेंस होते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थों में, सीवेज मटेरियल्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खा लेता है अपने भोजन के सोर्स के रूप में, जिसके कारण वहां पर जो वाटर रहता है या जो अन्य कंपोनेंट रहते हैं उनको प्योरिटी मिलती है, वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, पोल्यूशन को कम करने का काम करता है। आगे देखिए बताया गया है कि अमीबा, पैरामीशियम तथा टेट्राहाइमेना जैसे प्रोटोजोआ का उपयोग सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स तथा बायोकेमिस्ट्री के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, टेट्रा हाइमेना है, तो इनका उपयोग किया जाता है जेनेटिक्स के फील्ड में, आनुवांशिकी के फील्ड में, कोशिका विज्ञान के फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में उपयोग किया जाता है एज अ साइंटिफिक रिसर्च के तौर पर, अध्ययन के तौर पर, जिससे बहुत सारी चीजों की जानकारी भी मिल पाती है। तो रिसर्च के फील्ड में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चा। तो ये तो इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट हो सकते हैं, बेनिफिशियल इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर हम लोग इसके हार्मफुल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, और हार्मफुल में इंपॉर्टेंस वर्ड लगाना उचित नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं इसको। आगे देखिए लिखा हुआ है, कुछ प्रोटोजोआ मनुष्यों में गंभीर रोगों का कारक होते हैं, और यही एक घातक चीज होती है, यही एक चीज हमको पढ़नी है। हालांकि बहुत सारे अन्य भी चीजें हैं जिनके ऊपर बात नॉर्मली रूप से नहीं पूछी जाती है। ये एक बात अगर आप याद रखेंगे तो काम बन जाएगा कि कई सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मनुष्यों में, ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीज को फैलाने का काम करता है, वो घातक डिजीज होती हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चा, प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है, मलेरिया को फैलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, वो क्या करता है, एमोवाइसिस को फैलाता है। ट्राइपेनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को फैलाता है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में होती है, इंडिया में ये डिजीज नहीं होती है। लेस्मानिया डोनोवानी जो कि काला आजार रोग को फैलाता है, और जियार्डिया लैम्ब्लिया जो होता है वो जियार्डियासिस को फैलाता है। तो इसमें प्रोटोजोन्स के नाम याद रखिएगा बच्चों, और उनके द्वारा कौन सी डिजीज फैल रही है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर इतना ही आप याद रखेंगे तो इसकी जो हार्मफुल एस्पेक्ट हैं वो आप इतना बता करके बहुत सेटिस्फाइड कर देंगे एग्जामिनर को। इतना ही आप बताना है आपको एग्जाम में, आपको इतना ही बताना है जितना यहां पर आपसे बात की जा रही है, और इतने में आपका बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, आपको प्रोटोजोआ का जो इंपॉर्टेंस है या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसके हार्मफुल जो एस्पेक्ट हैं वो सारी बातें कंफर्म हो गई होंगी, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो पहला लेक्चर जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उसको कंप्लीट करें, जिसमें हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ को पढ़ा है, और उसके बाद में इस टॉपिक को भी फिनिश करना है, उसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, और आपकी ये जिम्मेदारी भी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको जब ये चीजें फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं तो आपकी कुछ ना कुछ अपने आप से प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आपको कम से कम जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं उनको तैयार कर लेना है, उनको रेडी कर लेना है, ताकि आप चीजों का बर्डन आपके ऊपर ना पाए। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में तैयार करने के बारे में सोचे, तब बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे, तब आप उसको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम आपको
आपके साथ में जुड़ पाए, सही तरीके से आपकी बात को सुन पाए और उस बात का आंसर भी कर पाए, जिससे कि आपके पास आपकी जो क्वेश्चंस का है वो जवाब भी आ सके आपके पास। थैंक यू सो मच।